Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. So, welcome to Edurise India. Today we are going to start a new chapter in mental ability. Okay, students. So, chapter name is series. ठीक है? चैप्टर का नाम क्या है? सीरीज. अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें से आपका बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं. जो सबसे पहला टाइप है वो है नंबर सीरीज. क्या है? नंबर सीरीज. ठीक है. अब देखो, अपन लोगों ने अभी तक जितना स्टडी करा है उनसे ये पूरा मिक्स प्रॉब्लम आता है. लाइक आप देखोगे इसका टाइप, तो नंबर सीरीज भी है, लेटर सीरीज भी है, फिर आप देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी है, वहां नंबर भी आता है, अल्फाबेट्स भी आता है. जो जो तुमको मैंने याद कराया था पोजीशन नंबर का, अल्फाबेट का, तो उसका काफी यूज यहाँ पर आने वाला है. तो टाइप 1 क्या है तुम्हारा? नंबर सीरीज. तो यहाँ पर जो भी सीरीज में टर्म्स होंगे इनमें केवल नंबर्स ही होगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये क्या है? 4, 10, 22, 46, 94. तो यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में या तो अल्टरनेट टर्म्स के बीच में सर्टेन एक रिलेशन होता है. अब वही आपको क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है. अब यहाँ पर देखो 4, 10, 22 इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो सबसे पहले देखना पड़ेगा इनके बीच का कैसे क्या हो रहा है. यहाँ पे गैप कितने का है? 6 का गैप है. फिर कितने का गैप है? 12 का गैप है. फिर कितने का है? 24 का है. फिर कितने का हो गया? 48 का. दैट मीन्स अगला जो नंबर होगा उनका गैप कितना होगा? यहाँ पर 94 प्लस 52. यहाँ पर कितना था? तो ये था 6, 12, 24, 48 हो गया. तो ये कितना? 96 का होगा ना. यहाँ पर जो गैप होगा 94 प्लस 96. तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 190. क्या हो जाएगा आंसर इसका? 190. या फिर इसको और तरीके से किस तरह से बना सकते हैं हम लोग? तो देखो, ये क्या है? 4 है और ये क्या है? 10. तो इंटू 2 करो, अब प्लस 2 करो. तो देखो, तो 4 इंटू 2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. ठीक है. फिर देखो 10 इंटू 2 प्लस 2 करोगे तो फिर 22 आ जाएगा. सिमिलरली इंटू 2 प्लस 2 करो तो 46 आएगा. फिर 46 में 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 करो, कितना आएगा? 94. इन द सेम वे आप क्या करोगे? 94 इंटू 2 प्लस 2, ये कितना आ गया आपका? 190. आंसर क्या होगा? 190. ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आंसर ये आ रहा था क्या स्टूडेंट्स का? ठीक है. तब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिए एक बार. सेकंड क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा? आपको रिलेशन देखना पड़ेगा. ठीक है. कितना आ रहा है आंसर? बी, प्रत्युष रंजन. ठीक है. लास्ट क्लास में एब्सेंट था ये, नहीं लास्ट क्लास में. अब ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? गैप. तो पहला है गैप यहाँ पर 11 का. ठीक है. आपको गैपिंग देखना है. ये गैप ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर एक आपका इवन नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर स्क्वायर का गैप हो सकता है, क्यूब का गैप हो सकता है. ये आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. यहाँ पर गैप कितने का है? 11 का है. फिर गैप कितने का है? 22 का है. फिर कितने का है भाई? तो 33 का है. फिर कितने का गैप है? 44 का गैप है. दैट मीन्स आगे वाला जो नंबर होगा उसका गैप कितने का होगा? 55 का गैप होगा. तो अगर तुम 121 में 55 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 176. कितना आंसर होगा इसका? 176. सो करेक्ट ऑप्शन इज 176. आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है. अब यहाँ देखो, फिर से तुमको मिसिंग नंबर बताना है. यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा? 11 है, 23 है, 48 है, 99 है, क्वेश्चन मार्क 409. आपको देखना पड़ेगा किस तरह से यहाँ सीरीज फॉलो कर रहा है. क्या आंसर बोला है? ए. बाकी लोग का भी ए आ रहा है और सारे स्टूडेंट्स का. देखो मैंने थ्योरी नहीं बताया, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ. क्वेश्चन के थ्रू हम लोग थ्योरी सीखेंगे. ठीक है. देखो यहाँ क्या है कि आप थ्योरी बताऊंगा, तभी हम लोग के पास उतना समय है नहीं. 24 को तुम लोग का पेपर है. जितना तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लो, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वही आपके लिए एग्जाम में बेनिफिट रहेगा. ठीक है. यहाँ पर क्या है? 409 है. अब अपन लोग देखते हैं यहाँ पर कि 11 से तुमको 23 जाना है तो तुम कैसे जाओगे? देखो यहाँ पर इंटू 2 करो और फिर क्या कर दो? प्लस 1 करो, आ जाएगा 23. फिर 23 से 48 जाना है तो भाई इंटू 2 करो, फिर क्या कर दो? प्लस 2 कर दो. 48 से 99 जाना है तो भाई इंटू 2 करो, प्लस 3 करो. दैट मीन्स अब ये जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? 99 इंटू 2 प्लस 4. क्या हो जाएगा? प्लस 4. यहाँ इंटू 2 प्लस 1 था, यहाँ इंटू 2 प्लस 2 था, यहाँ इंटू 2 प्लस 3 था. यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटू 2 प्लस में 4.
99 में इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 198। अब प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 202। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आई होप आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन 4 एंड 5। अब देखो इसका पैटर्न कोई दूसरा है, जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसका पैटर्न कोई दूसरा है, इसको आपको डिकोड करना है कि क्या पैटर्न चल रहा है। देख लो 1 है 3 है, फिर 9 6 36 10 100 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है 225। किस तरह से चल रहा है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या है। तो कौन बताएंगे मुझे, किसका आंसर आया, क्या क्या आया, प्रत्युष का आया क्या, डी निखिल आनंद का भी, बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, अल्टरनेट। यहाँ पर देखोगे इन दोनों का बीच का क्या क्या है, 0 है, फिर 3, फिर 6, फिर 3, फिर 30। यहाँ एक सर्टेन पैटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन तुम देखो कि इसी सीरीज के प्रॉब्लम में दो दो सीरीज तुम्हारा आ रहा है। देखो मैं जिसको राउंड कर रहा हूं उन नंबर्स को देखो, ये 1 3, यहाँ 6, यहाँ 10 और क्वेश्चन मार्क भी उसी राउंड में आ रहा है। और जो जिसको मैंने राउंड नहीं किया है वो एक अलग सीरीज है। इन सीरीज को बोलते हैं ऑल्टरनेट सीरीज। क्या बोलते हैं भाई, ऑल्टरनेट सीरीज। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हो सकता है कि इस सीरीज से भी आए। अब देखो मैं क्या किया, यहाँ पर दो सीरीज है एक्चुअली। पहला सीरीज में क्या है 1 3, जिसको मैं राउंड किया हूँ 6 10, फिर क्या है भाई क्वेश्चन मार्क, और फिर क्या गया तुम्हारा 1 9 36 100 और यहाँ पर क्या है 225। दोनों सीरीज को एक बार रीड कर ले, दोनों सीरीज किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर देखो 1 में 1 से 3 आ रहा है, तो क्या करोगे भाई +2 करोगे। फिर यहाँ देखो 3 से 6 क्या करोगे भाई +3, 6 से 10 +4। दैट मीन्स 10 से जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +5। तो 10 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, जो कि आंसर क्या है तुम्हारा ऑप्शन डी। यहाँ पर ये वाला सीरीज में क्या हो रहा था, ये है तुम्हारा 1 का स्क्वायर बोल सकते हो, ये क्या है तुम्हारा 3 का स्क्वायर, ये क्या है तुम्हारा 6 स्क्वायर, ये क्या है तुम्हारा 10 स्क्वायर और ये क्या है तुम्हारा 15 स्क्वायर। देखो 1 के बाद जो यहाँ डिफरेंस आ रहा है स्क्वायर का वो कितने का आ रहा है, दो बड़ा है। यहाँ पर कितना बड़ा है 3 बड़ा है। 3 का स्क्वायर था फिर 6 का स्क्वायर था, यहाँ 4 बढ़ना चाहिए, 6 है तो 10 का स्क्वायर। ऑब्वियस बात है कि यहाँ से 5 बढ़ना चाहिए, 10 स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर। और जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा 15 नहीं, कितना 21 का स्क्वायर। यहाँ पर 5 का गैप है ना भाई, अगला जो आएगा वो कितने का गैप आएगा 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 21 का स्क्वायर 441। ठीक है ना। चलो अब ये क्वेश्चन देखो 5 नंबर का आंसर क्या है, 5 का आंसर बी है। बी बोला है स्टूडेंट लोगों ने, बी कैसे होगा। अच्छा ये बोला कि कौन से इसमें इनकरेक्ट है, आपको देखना है कि इनकरेक्ट, हाँ सही। आपको ये देखना है कि यहाँ पर कुछ पूछा नहीं है तुमसे कि मिसिंग टर्म क्या है, बोला कि इन जो टर्म्स दिए हैं इनमें से गलत कौन है, आपको देखना है गलत कौन है। यहाँ देखो 1 से ये क्या हुआ है 2 हुआ है, मतलब ये 1 का डबल है, चलो बहुत अच्छा। 4 क्या है 2 का डबल है, बहुत बढ़िया। 8 क्या है 4 का डबल है, बहुत अच्छा। 16 क्या है 8 का डबल। 32 क्या है 16 का डबल। 64 क्या है 32 का डबल। तो इन द सेम वे यहाँ पर क्या आना चाहिए 64 का डबल आना चाहिए। तो 64 का डबल कितना हो जाएगा बताओ 128 होना चाहिए था ना, क्या होना चाहिए था यहाँ 128। ये है कितना 96, मतलब 96 जो है वो गलत तरह से आया हुआ है। ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा 96, और 96 को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अगर 96 नहीं रहता तो ये सीरीज क्या रहता तुम्हारा सही रहता। आई होप कि क्लियर होगा आप लोग का। चलो सो स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एनटीएससी में आ चुके हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट इस पर ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। अब जो पहला देखो 1, अच्छा ये नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है ना, इसको इग्नोर करो। यहाँ से तुम्हारा सीरीज स्टार्ट है 1 2 6 15 क्वेश्चन मार्क 56, 1 2 6 15 क्वेश्चन मार्क 56। किस तरह से बनेगा देखो स्टूडेंट, क्या आ रहा है इनका, किसका आंसर आ रहा है क्या 6 और 7 दोनों बिहार में आ चुका है, एनटीएससी बिहार में तुम्हारा पूछ चुका है ये।
1 2 6। थोड़ा पैटर्न देखो भाई कि दो टर्म्स के बीच का पैटर्न क्या है, एक बार आपको देखना पड़ेगा। 1 2 6 15 क्वेश्चन मार्क 56। यहाँ पर तुम देखोगे अच्छे से, ये है 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 6, दिस इज 15, दिस इज क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज योर 56। ठीक है ना। अब देखो किस तरह से करना होगा तुमको। 1 और 2 के बीच का गैप कितने का है, 1 का है। 2 और 6 के बीच का गैप 4 का है। 6 और 50 के बीच का गैप 9 का है। और 15 और ये आपको नहीं पता है, और यहाँ से भी तो कैसे पता चलेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ क्या नंबर आएगा उसके बाद तो पता चलेगा कितने गैप है। अब ये देखो जो गैप है ये 1 के स्क्वायर के बराबर है क्या, नहीं ये जो गैप है ये क्या 2 स्क्वायर के बराबर है क्या, ये 9 है ये 3 स्क्वायर के बराबर है क्या। दैट मीन्स यहाँ पर जो अगला आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 के स्क्वायर के गैप के बराबर। मतलब यहाँ पर अगर 15 है तो 15 प्लस 16 करोगे 4 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 31। क्या आना चाहिए भाई 31। और 31 के बाद गैप कितने का आना चाहिए, 5 स्क्वायर का। कितने का भाई, 5 स्क्वायर का। देख लो 31 प्लस 25 56 दिया है क्या, तो हाँ दिया है। दैट मीन्स जो हम लोगों ने कर रहा था वो हम लोगों ने बहुत सही किया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 31 इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आया है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न पे मैंने राजस्थान में लास्ट ईयर क्वेश्चन देखा था। इसी पैटर्न पर मैंने लास्ट ईयर राजस्थान में एक क्वेश्चन देखा था। ये वाला करो एक बार क्वेश्चन, क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, किसी का आया है क्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार देखो, ट्राई करो, एक बार इसको ट्राई करो स्टूडेंट्स। क्या आ रहा है, तुम लोग भी दिमाग लगाओ, सिंपल है ये सब तुम लोग के लिए भी। क्या आ रहा है इसका आंसर, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या है। क्या रहा आंसर इन लोग का, डी। डी किसका, प्रत्युष, निखिल आनंद, प्रत्युष, केवल प्रत्युष का है और किसी का है। आंसर इज डी, करेक्ट करेक्ट आंसर है। देखो बाबू ये सीरीज कैसा चल रहा है, यहाँ पर अगर तुम गैप देखोगे तो यहाँ 50 का गैप है, और फिर जो गैप है वो तुम कैसे निकालोगे, मतलब निकालेगा तो निकाल सकते हो, ये 100/3 हो जाएगा, तो 50 माइनस 100/3 करोगे, क्या आएगा कैसे आएगा। फिर यहाँ पर जो गैप है, तो गैप थोड़ा यूनिक, मतलब बराबर तो नहीं आ रहा है एक तरह से, यहाँ पर मतलब कुछ और चल रहा है, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे 100/1। अब देखो ये 50 क्या है 100/2। अच्छा ये 33 1/3 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 100/3 बोल सकते हैं। 25 को क्या बोलोगे, 25 को 100/4। 20 को क्या बोलोगे 100/5। इन द सेम वे जो अगला टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, 100/6। क्या होना चाहिए 100/6। दैट मीन्स ये हो जाएगा तुम्हारा 50/3। मतलब इसको अगर तुम मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे ये हो जाएगा 16 2/3। तो करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। ये तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हुआ। इस तरह से था, ये यूनिक सीरीज है, 100/1 100/2 100/3 100/4 और 100/5 इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 6 8 -83 एंड दिस वन। ये सारे क्वेश्चन बिहार में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको और अच्छे से हम लोग करते हैं। ठीक है ना, एक्चुअली जो बिहार है ना वो प्रीवियस ईयर का ही सफल करते रहता है क्वेश्चन, पिछले 5 साल क्वेश्चन ही वो इधर उधर करता है, लेकिन फिर भी देखो ये सब क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा है। देखो क्या है यहाँ पर गैप देखो 17 और 16 के बीच का गैप कितना है भाई, 1 का गैप है। 16 और 8 के बीच का गैप कितने का है भाई, 8 का गैप है। यहाँ पर नहीं पता है, जब ये पता चलेगा तब ना ये पता चलेगा। देखो मैंने बोला था कि जो दो टर्म्स होंगे उनके बीच का जो गैप होगा वो या तो लगातार कोई नंबर हो, मतलब 1 का गैप है 1 का गैप है 1 का गैप है 2 का गैप है, कुछ भी है, या फिर उनके बीच का जो गैप है वो स्क्वायर नंबर हो सकता है, उनके बीच का गैप जो है वो क्यूब हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, आपको देखना पड़ेगा। या फिर उनके बीच का गैप ऑड नंबर हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर इवन हो सकता है। यहाँ पर देखो कि 1 जो है वो क्या 1 का क्यूब होता है, 1 का क्यूब होता है ना 1, ठीक है। 8 क्या होता है भाई, 8 होता है 2 का क्यूब। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यूब में आ रहा है, मतलब यहाँ पर 8 है
तो 8 से जो अगला नंबर आना चाहिए, यहाँ पर 8 से जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए वो होना चाहिए 8 माइनस 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 में 8 माइनस करोगे कितना आ जाएगा भाई -19। क्या आएगा -19। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज -19। अब चेक कर लो कि आगे भी आ रहा है कि नहीं। तो -19 के बाद क्या आना चाहिए, तो 4 का क्यूब माइनस करना पड़ेगा। कितने का -4 का क्यूब। और 4 का क्यूब कितना होता है 64। और 64 में 19 ऐड करोगे तो कितना देगा -83, जो कि हमारा अगला टर्म है। दैट मींस हमने जो किया वो क्या किया, सही किया। ठीक है ना। वो जो 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, आया था क्या इसका आंसर स्टूडेंट्स का, देखिए तो इसका आंसर आया था 8 का, 9 का आया क्या। 9 बनाइए स्टूडेंट्स, 9 और 10 करिए सॉल्व। 9 और 10 सॉल्व करिए। 9 का सी, हाँ 9 का सी सही है। 9 का सी सही है। देखो जो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग नंबर सीरीज का कर रहे हैं, और ये जो सीरीज चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एनटीएससी पर्सपेक्टिव से। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, इनका यूज है बाबू। ऐसे आप जाओगे बड़े भी होगे, ये सारे क्वेश्चन तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम में, लाइक कैट हो गया, बैंकिंग का एग्जाम में, जो भी हो। यार 10 का भी सी दे रहा है, लो 10 का सी ना, 10 का सी तो नहीं होना चाहिए, 10 का सी नहीं होना चाहिए। हाँ 10 का सी तो नहीं होना चाहिए, 10 का सी नहीं है दोस्तों, बी। हाँ बी सही है, 10 का बी सही है। देखो 9 में देखो क्या हो रहा है, ये जो तुम्हारा है 624, 6 है यहाँ पे, 24 है यहाँ पर, 60 है यहाँ पर तुम्हारा, 120 एंड दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। तब तुम यहाँ देखोगे कि ये 6 है, दिस इज योर 24, दिस इज 60, दिस इज 120, और ये क्या है क्वेश्चन मार्क। मतलब 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब -2। देखो मैं ये आप बोलोगे सर ये सब आप कैसे कर रहे हैं, तो देखो 6 और 24 के बीच का गैप कितने का 18 का है, फिर यहाँ क्या है 36 का गैप है, फिर कितने का गैप है तुम्हारा, देखो तो 60 का गैप है, देख लो। तो ऐसा कुछ तुम्हारा गैप भी नहीं मिल रहा है कि जहां से कोई जस्टिफाइड हो। तो आपको इस तरह से देखना है कि जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाए। जैसे देखो 6 जो है यहाँ 24 है, ये 60 है, ये 120 है। अगर तुम क्यूब याद किए होगे तो तुमको लगेगा ये क्यूब के आसपास के सारे नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो 8 पता है कि 8 किसी का क्यूब होता है, तो हाँ 2 का क्यूब होता है। तो 2 के क्यूब में हम क्या माइनस करें कि हमारा 6 है, तो 2 का क्यूब -2 कर दिया। 24 है वो 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 में क्या माइनस करें कि हमारा 24 है, -3 कर देते हैं। हाँ 60 है, 60 तो 4 का क्यूब होता है, 4 के क्यूब में हम क्या माइनस करें कि हमारा 60 आ जाए, तो 4 का क्यूब -4 करेंगे। ये 120 है, ये 125 के नियरेस्ट आता है, मतलब हम यहाँ क्या करेंगे 5 का क्यूब -5 कर देंगे। और जो अगला नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 का क्यूब -6। अब जो 6 का क्यूब होता है वो होता है 216 -6 करोगे कितना आ जाएगा भाई 210। कितना आएगा भाई 210। तो करेक्ट आंसर इज 210। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी लॉजिक से ये क्वेश्चन बनेगा, तुम्हारा अपना भी लॉजिक हो सकता है क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। 10 नंबर देखो, अभी अभी तुमको हमने एक अल्टरनेट सीरीज के बारे में बताया था कुछ देर पहले, अल्टरनेट सीरीज का, उसी का क्वेश्चन है ये, अल्टरनेट सीरीज का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अल्टरनेट सीरीज पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है ना। अब देखो क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तब देखो अब मैं जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ उनके बारे में देखना, ये 64 है, ये 57 है, ये क्वेश्चन मार्क को राउंड कर दिया, ये 43 को राउंड कर दिया। जिनको राउंड नहीं करा है उनको मैं अलग से लिख रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर क्या था 49, 56, 63 और आगे है तुम्हारा 70, और एक सीरीज चल रहा है तुम्हारा 64, 57 क्वेश्चन मार्क और एक तुम्हारा 43। ये दो अलग अलग सीरीज है, ये एग्जाम्पल है अल्टरनेट सीरीज का, ठीक है ना। यहाँ पर तुम देखोगे कि 7 ऐड हुआ है, 49 से 56 हुआ है, मतलब 7 ऐड हुआ है, फिर 56 से 63 हुआ है तो +7 हुआ है, और फिर 63 से 70 हुआ है तो भाई +7 हुआ है। सिमिलरली जो दूसरा सीरीज है उसमें देखो 7 माइनस हो रहा है, 64 से 57 आओगे तो -7 हो जाएगा, 57 से क्या करना पड़ेगा अगेन -7 करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई
50 आ जाएगा। अब 50 से 43 जाना है तो अगेन तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, -7 करना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर इज योर 50। क्या है इसका करेक्ट आंसर 50। और ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा अल्टरनेट सीरीज पर बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन 11 12 13। ठीक है ना, करो इसको। इन सारे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, 4 है, 13 है, 31 है, 67 है, 283 है। 11 का वन, अच्छा देखो अब करो ये सब क्वेश्चंस। फोर है, 13 है, 31 है, 67 है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करना। ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला 12 नंबर क्वेश्चन करो तो। 12 नंबर क्वेश्चन ये थोड़ा एक यूनिक क्वेश्चन है। 11 13 तुम होमवर्क के लिए रखो, ये 11 13। 12 नंबर क्वेश्चन करिए जरा। हाँ 11 1 39। अब बताओ 13 का बताओ। 13 रहने दो अभी, 11 और 13 को हम लोग होमवर्क के लिए रखते हैं। अच्छे प्रॉब्लम नहीं है, इजी प्रॉब्लम है, ये आप खुद से करोगे। 12 वाला देखो तो, हाँ 12 का क्या है, 13 है। देखो तो ये जो 12 नंबर क्वेश्चन ये थोड़ा यूनिक है और ये तुम्हारा फिबोनाची सीरीज पर बेस्ड है। फिबोनाची सीरीज पर बेस्ड है। ठीक है ना, देखो क्या है यहाँ पर। देखो अगर तुम 1 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा। फिर 1 में 2 से ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3। फिर 3 में 2 से ऐड करोगे तो 5। 5 में 3 से करोगे तो 8। 8 में 5 से करोगे तो कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो सिमिलरली 13 में 8 से करोगे तो 21। फिर आगे पूछ देता तो 21 प्लस 13 कितना हो जाता तुम्हारा, 34। फिर 34 प्लस 21, इस तरह से कहीं कहीं 3 नंबर का ऐड करके अगला टर्म आता है। जैसे एनटीएससी पंजाब में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर 3 टर्म ऐड हो रहा है और नया टर्म आ रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रीवियस के 2 टर्म्स यूज करके नेक्स्ट टर्म आ रहा है। जैसे 1 और 1 को यूज करा तो 2 आया, फिर 1 और 2 को यूज करा तो 3 आया, 2 और 3 को यूज करा तो 5 आया। ये भी सीरीज एक टाइप का आपको दिमाग में रखना है। 11 और 13 का आंसर आप लोग को कल बताना है, कल के लेक्चर में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला कभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का भी कम से कम ये सीरीज लिख लो और आंसर देखना क्या आ रहा है, खुद से एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप। ये 15 वाला क्वेश्चन भी, हाँ ये 15 क्वेश्चन देख लो एक बार। तुम लोग क्लास 10th में हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे होगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहां पर जो 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो क्या होता है, सेम होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और तुम पढ़ोगे और जब जाओगे हायर स्टैंडर्ड में, जीपी भी होता है, एक एचपी भी आता है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और ये क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, 2 टर्म्स के बीच का रेशियो सेम होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। तुमको ये याद रखना है कि इन द केस ऑफ एपी आपका जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, where a is your first term, n is number of terms and d is common difference। common difference क्या है सर, तो 2 टर्म के बीच का डिफरेंस। जैसे यहाँ पर देखो 357 और 363 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 363 और 369 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना, जहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है, जहां पे 2 टर्म्स में डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे मुझे निकालना है कौन सा टर्म, तो 10th टर्म। मतलब यहाँ पर n क्या है, n इक्वल टू 10 है, मतलब हमको a10 निकालना है। क्या निकालना है, a10। तो फॉर्मूला क्या है भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 357। 357 प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9 इंटू डी, और डी इज 6, कॉमन डिफरेंस 6 है। 357 प्लस 54, जिसका 11 वाला आंसर वही होगा जो लास्ट में क्या आ रहा है, 7 और 4 1। तो किसी ऑप्शन में 1 नहीं है लास्ट में, मतलब यही वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी बोला है सब सारे स्टूडेंट ने। तो एक कॉमन रेशियो का भी आप याद कर लेना, जीपी वाला nth निकालने का क्या होता है, an इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ए आर, एक मैंने ऐसा क्वेश्चन भी देखा था वेयर आर इज योर कॉमन रेशियो,
आर इज योर कॉमन रेशियो। ए भी क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म। क्या है तुम्हारा ए, फर्स्ट टर्म। एन क्या है, जैसे एन हम लोग लेते हैं एपी में, वैसे ही जीपी में भी एन होता है। जैसे एक जीपी का हम एग्जांपल बोलते हैं 2 4 8 16 32, ये क्या है तुम्हारा जीपी का एग्जांपल है। कैसे है सर, तो तुम देखो दो टर्म्स के बीच का रेशियो देखो, 4/2 करोगे तो 2 आएगा, 8/4 करोगे 2 आएगा, 16/8 करोगे 2 आएगा, 32/16 करोगे तो 2 आएगा। मतलब इन दो टर्म्स के बीच का, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। डिफरेंस देखोगे तो शुरू में 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, दैट वाई ये जो सीरीज है वो एपी नहीं है, क्या है, ये तुम्हारा जीपी है। और उसका nth टर्म निकालना होगा तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ARn-1, r to the power n-1, where r is your common ratio and a is your first term, n क्या है, number of terms. So students, moving to the next question. टाइप 2 इज योर अल्फाबेट सीरीज, और जैसा मैंने आपको अल्फाबेट टेस्ट में पढ़ाया था वहां से आपका काफी यूज है, ठीक है ना। अब देखो अल्फाबेट सीरीज लाइक योर नंबर सीरीज, अगर आपको ए का पोजीशन पता है, बी का पोजीशन पता है, ये एक तरह से नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, ए बी डी जी, ए का पोजीशन क्या होता है 1, बी का 2, डी का 4, जी का 7, ये को नंबर सीरीज का प्रॉब्लम आ गया। तो मतलब यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है, मतलब आगे कितने गैप होना चाहिए, 4 का। तो 7 + 4 कितना होता है, 11। और 11 किसके लिए होता है भाई, तो के के लिए होता है। किसके लिए होता है, के के लिए। ये सारा कुछ मैंने आपको याद करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, CE GI KMOQ। अब नंबरिंग करो भाई, तुमको मैंने बोला है कि नंबरिंग करने आना चाहिए। क्या है 3 5, ये क्या है 7 9, दिस इज 11 13, दिस इज योर 15 एंड 17। तो नेक्स्ट होना चाहिए 19 और 21। 19 किसके लिए होता है, तो भाई एस के लिए होता है, 21 यू के लिए। तो आंसर क्या होगा, एस यू। क्या होगा इसका आंसर, एस यू, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, मतलब आपको मैंने बता दिया कि भाई अल्फाबेट टेस्ट का क्या मतलब है। तुमको पूरा कोडिंग डिकोडिंग इसी पर बेस्ड था, तुम्हारा क्लासिफिकेशन इसी पर बेस्ड था, तुम्हारा एनालॉजी में जो लेटर एनालॉजी था इसी पर बेस्ड था। अल्फाबेट सीरीज भी किस पर बेस्ड है, इसी पर बेस्ड है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। मतलब एक अल्फाबेट टेस्ट का जो चैप्टर है वो कितना तुमको देकर जा रहा है, आप बढ़िया जी वो देख लो। ये चारों क्वेश्चन हमारे बिहार में आ चुके हैं, इनको और अच्छे से बनाओ इसको, अल्फाबेट टेस्ट पर बेस्ड है, ठीक है ना। ये क्या है, YX UT QP ML, नंबरिंग करो भाई, जहां पर तुमको दिख रहा है ये क्या है YX, दिस इज योर UT, दिस इज QP, दिस इज ML एंड क्वेश्चन मार्क। और नंबरिंग करना होगा तो कैसे करोगे भाई, नंबरिंग करो। Y का होता है 25, X का 24, U का होता है तुम्हारा 21 और T का 20, Q का होता है 17, दिस इज योर 16, दिस इज योर 13 एंड दिस इज योर 12। तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 24 से ये कितना हुआ, 3 माइनस हो रहा है, देखो तो यहाँ 3 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ 20 से 17 3 हुआ, फिर 16 से ये जो नंबर आया वो 13 3 माइनस हो रहा है, मतलब 12 से 3 माइनस होगा तो यहाँ पर पहला लेटर आएगा। तो 12 में 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। और 9 किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, आई को, ठीक है। और फिर 9 और अगला क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। तो 8 किसके लिए होता है, एच के लिए होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, IH, क्या होगा IH, ऑप्शन क्या होगा IH। आ रहा है आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या यहाँ पर YBWDUF, दिस इज योर क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज योर QJ। तो आंसर इसका क्या होगा, देख लो स्टूडेंट्स किस तरह से करोगे। क्या रहा है SH, देखो किस तरह से होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ इनको जो भी है। देखो यहाँ YB है तो YB, तो YB कितना होता है, तो Y का होता है 25 और B का होता है भाई 2, फिर W का कितना होता है, W का होता है 23 और D का होता है 4, ठीक है। U का कितना होता है, U का होता है 21 और F का होता है 6। यहाँ पर है तुम्हारा क्वेश्चन मार्क, इस तरह से है, दो नंबर के बीच का है। तो तुम देखो पहला जो लेटर आ रहा है उनके बीच का गैप कितने का है, 2 का गैप है 21। तो मतलब यहाँ पर जो पहला होना चाहिए उसको कितना होना चाहिए, 19। क्या होना चाहिए भाई, 19। पहला तो फिक्स कर लिए, दूसरा कैसे होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो अगला क्या आना चाहिए भाई, 8 आना चाहिए। मतलब 19 और 8 का कॉम्बिनेशन होगा। 19 किसके लिए यूज होता है, तो S के लिए यूज होता है, और 8 किसके लिए होता है, तो H के लिए होता है। तो SH, तो करेक्ट आंसर इज, सॉरी हियर नहीं, यहाँ पे करेक्ट आंसर इज
SH। आ रहा होगा स्टूडेंट समझ में, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर 20 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है? ए है आंसर, MNO। देखते हैं हम लोग, देखते हैं बना के इसको अच्छे से देख लो स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो ABC, ABC मतलब यहाँ पर ये हो गया 1 2 3, EFG दिस इज योर 5 6 7, यहाँ 9 10 11, दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। तो तुम देखो यहां से 3 के बाद जो लेटर आया उसमें +2 हुआ, 7 के बाद जो लेटर है उसमें क्या है? +2 हुआ, मतलब K से जो नया लेटर आएगा उसमें क्या होगा? +2। 13 14 15, तो 13 किसके लिए होता है? M के लिए, 14 N के लिए और 15 O के लिए। तो क्या हो गया तुम्हारा आंसर? MNO। क्या हो गया? MNO। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। D का क्या होता है? 4, H का 8, L का 12, P का 16, T का 20, तो अगला होना चाहिए 24। 24 किसके लिए होता है भाई? X के लिए होता है। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है स्टूडेंट, यही सब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे बिहार में। अगर तुमको लेटर का पोजीशन अगर याद हो गया तो तुम कितने अच्छे से ये प्रॉब्लम्स कर ले रहे हो। इसीलिए मैंने तुमको बोला था कि भाई अल्फाबेट टेस्ट को लाइटली नहीं लेना है। भले ही वहां से जो सवाल आता है एग्जाम में वो बहुत ही इजी होता है, बिना पढ़े कर सकते हो, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सो स्टूडेंट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम दिस इज योर अल्फा न्यूमेरिक साइज, न्यूमेरिक सीरीज, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट नंबर्स। इन केस आप जो कंप्यूटर्स में यूज करते हो स्पेशल कैरेक्टर्स का, लाइक @ एंड स्टार हैश, सारे का यूज होगा आपके सीरीज में, वो सारे का यूज होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखो 22, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज, दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब यहाँ पर देखो कि अल्फाबेट भी आ रहा है और नंबर भी आ रहा है, ठीक है ना। तो तुम क्या करोगे, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करोगे। मतलब ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली ये 3 प्रॉब्लम के बराबर है। तो तुम पहला देखो कि यहाँ Z है, X है, V है, T है, R है, P है। तो अगर तुम क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो -2 -2 -2 -2 हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो P है, P का नंबर क्या होता है? 16 होता है। और 16 में अगर मैं -2 करूंगा तो आप हम लोग क्या मिलेगा? N मिलेगा ना। ये आपका कितना हो जाएगा? P है यहाँ पर ना, यहाँ पर आप क्या करोगे? 16 - 2 दैट इज योर 14, ठीक है ना। और 14 किसके लिए होता है भाई? तो N के लिए होता है। तो पहला मेरा स्पॉट फिक्स हो गया, ठीक है ना। दूसरा स्पॉट है और यहाँ पर तीसरा स्पॉट है। अब नंबर में आते हैं। नंबर में क्या है भाई? 1 है, 2 है, 6 है, 21 है, 88 है। यहाँ क्या हो गया? 445। नंबर सीरीज को एक बार देखो, 1 2 6 21, दिस इज योर 88। फिर आगे क्या हो गया? 445। अगला नंबर क्या होना चाहिए? तो अब देखोगे अभी भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कराया नंबर सीरीज का। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? इंटू 1 + 1 हुआ, फिर 2 से 6 जाने में क्या हो रहा है? इंटू 2 + 2, फिर 6 से 21 जाने में भाई इंटू 3 + 3, 21 से 88 जाने में भाई इंटू 4 + 4, फिर 88 से 445 जाने में इंटू 5 + 5। दैट मीन्स अब जो नया टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा भाई? इंटू 6 + 6 क्या होगा? इंटू 6 + 6। तो आपका नंबर क्या है? 445। 445 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे और +6 करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, और ये हो गया तुम्हारा 7, और ये हो गया तुम्हारा 2670, और इसमें +6 कर दोगे, ये हो जाएगा 2676। ठीक है ना। मतलब दूसरा स्पॉट भी फिक्स हो गया 2676। अब लास्ट स्पॉट में देखते हैं। तो यहाँ A है, D है, G है, J है, M है, P है। तो आप यहाँ क्लोजली ऑब्जर्व करोगे। अब हम लोग को इतना नहीं देखना है माइन्यूटली जाकर कि +3 +3 +3 +3 हो रहा है। तो P का नंबर कितना होता है? तो तुम्हारा 16 होता है। तो +3 करोगे तो 19 आएगा, और 19 किसके लिए होता है भाई? तो S के लिए होता है। सो आपका नया जो टर्म बनेगा, सॉरी जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा? N2676 और S। इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम होता है एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है लेटर सीरीज का और नंबर सीरीज का। ठीक है, सो स्टूडेंट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन 2Z5 और 7Y7 14 6 X9 23W11 34V13। यहाँ पर 2 नंबर सीरीज है और एक लेटर सीरीज है। तो लेटर सीरीज को पहले सॉल्व करो। Z है, Y है, X है, W है, V है। मिडिल में क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। -1 -1 -1 हो रहा है ना लेटर में। यहाँ 2 है, +5 +7 +9 +11, तो +13 होना चाहिए ना।
देख लो, +5 हुआ है, +7 हुआ है, +9 हुआ है, प्लस तुम्हारा 11 हुआ है, तो प्लस क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो 34 + 13 कितना हो जाएगा, 47। और फिर अगला देखो 5 7 9 11 13, तो कितना हो जाएगा ये 15। तो आंसर क्या होगा 47U15। क्या हो जाएगा 47U15। आ रहा है स्टूडेंट्स? इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बस एक और टाइप बचा हुआ है, टाइप 4 कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, जो जिससे उतना सवाल आता नहीं है बिहार में, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे कि बाकी सारे स्टेट्स में उस पैटर्न पर क्वेश्चन आने लगा है। ठीक है, तो टाइप 4 जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो भी नेक्स्ट क्लास होगा, अभी 1-2 क्लास फिजिक्स का चलेगा, क्योंकि आज तुम्हारा क्लास फिजिक्स का ही था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम हम लोगों ने आज मेंटलिटी करा है। तो अगले आने वाले जो भी क्लास होंगे मेरे, वो अभी 1-2 क्लास फिजिक्स का ही होगा। ठीक है ना? तो स्टूडेंट, बाय एवरीवन और थैंक यू सो मच। और आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो या क्वेश्चंस हो, आप भेज सकते हो। ठीक है ना? सो बाय एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। सो एग्जामिनेशंस आर वेरी नियर, सो प्रैक्टिस बढ़ा देने का है। कुछ क्वेश्चंस इस वीक में आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। वैसे तो आप लोगों को मैथ का और क्वेश्चन मिल रहा है, जहां से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ और क्वेश्चन ज्यादा आप लोग फोकस करें मेंटल एबिलिटी का, वो वाला पार्ट जो अनूप सर ले रहे हैं, एंड एसएसटी पर भी अच्छा खासा ध्यान देना है, क्योंकि वहां पर से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलता है। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रेगुलर क्वेश्चन रहता है, ये रेगुलर क्वेश्चन रहता है, वो बनने वाले ही क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इरेगुलर होता है। जो 11th-12th का स्टडी कर चुका है सिर्फ वही बना सकता है वो सब क्वेश्चन। तो देखते हैं। हम लोगों का एक टॉपिक था जो कि इनकम्प्लीट रह गया था, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज मैं आपको यही वाला टॉपिक याद आ रहा होगा कुछ। ये हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये मिक्सचर ऑफ 2 ग्राफ था। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व करे थे, एंड देन टेबल के रिलेटेड क्वेश्चंस करा था हम लोगों ने। टेबल का क्वेश्चन हो गया था। अभी बार डायग्राम भी हम लोगों ने कर लिया था। परसेंटेज इंक्रीज का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। पाई चार्ट में हम लोग हैं। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस ही हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चंस, यहाँ तक के क्वेश्चंस हो चुके थे अपने। ऑलराइट, तो इसको एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। नहीं, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो फिर हम लोग करेंगे उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, और आगे कर दीजिए। हाँ बस, हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, लेकिन इसे मैं फिर से कर देता हूँ, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इसका रह गया था आपने। ऑलराइट, सो क्या है कि ये देखिए, ये टॉपिक जो है ना, ये मेंटल एबिलिटी में भी और मैथ्स में भी है। ठीक है, मैथ्स में भी ये वाला पोर्शन है आपको, स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में ये मिलता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अपने को 2 पाई चार्ट दे रखा है, एंड बेस्ड ऑन इट आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 28 to 32। 28 से 32 तक के क्वेश्चंस, इसी के आधार पर अपने को सोल्व करना है। ठीक है, ये किस चीज का डाटा दे रखा है? 1000 ये फिर से हाँ, 1000 इंडियन जो यूके विजिट कर रहे हैं, 1 लाख इंडियन जो यूके विजिट कर रहे हैं, उनका डाटा दे रखा है। एंड एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाइज टू ऑल स्टेट। कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर 1 लाख इंडियन यूके विजिट कर रहे हैं, और इस वाले पाई चार्ट से अपने को क्या इंफॉर्मेशन मिली, फिर कर्नाटका से 60% इंडियंस यूके विजिट कर रहे हैं, तो कर्नाटका से 60,000 लोग यूके जा रहे हैं। अभी वेस्ट बंगाल से 20,000 लोग यूके जा रहे हैं। अदर स्टेट से 15,000 लोग यूके जा रहे हैं। महाराष्ट्र से 5,000 लोग यूके जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखिए 15, 5, 20, 20, 40, 60, 1 लाख लोग हो गए। 1 लाख लोग में 60,000 कर्नाटका से जा रहे हैं, 20,000 वेस्ट बंगाल से जा रहे हैं, 5,000 महाराष्ट्र से जा रहे हैं, 15,000 बाकी के अदर स्टेट से जा रहे हैं।
ये इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? द एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन डेटा अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स, मतलब ये जो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन डेटा दे रखा है, मतलब 1,00,000 इंडियंस विजिटेड यूके में बिलो 20 इयर्स वाले 60%, मतलब 60,000 बच्चे यूके जा रहे थे, ठीक है। अबव 40%, मतलब 40 साल से ऊपर के कितने लोग जा रहे थे? तो 20%। 20% मतलब कितना हो गया बच्चों? 20,000 हो गया। 20% मतलब 20,000 वैसे लोग थे जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, ठीक है। अभी 20% ऐसे लोग हैं जो कि 20 से 40 के बीच में है, तो ये भी 20,000 आ गया ना, ठीक है। तो 60,000 लोग जो कि बिलो 20 ईयर्स है, 20,000 लोग जो कि 20 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में, 20,000 लोग जो कि 40 ईयर्स से ऊपर के हैं, ठीक है। मतलब कर्नाटका से 60% जो लोग जा रहे हैं उसमें से 60% बिलो 20 ईयर्स है। हम लोग इंडिविजुअल और भी पाई चार्ट्स बना सकते हैं, जैसे एक कर्नाटका का ही पाई चार्ट बना ली, ये कर्नाटका का पाई चार्ट है, कर्नाटका का पाई चार्ट है। कर्नाटका में क्या है कि 60% बिलो 20 ईयर्स है, 60% बिलो 20 ईयर्स है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कुछ इस तरीके से, बिलो 20 ईयर्स 60% ऑफ 60,000 इज 36,000, 36,000। जो 60,000 लोग कर्नाटका से जा रहे हैं, जो 60,000 लोग कर्नाटका से यूके जा रहे हैं, उसमें से 36,000 लोग 20 साल से कम उम्र के हैं, ठीक है। फिर और अपना 20 से 40 साल का 20% है, तो 20% कितना हो जाएगा 60,000 का? 12,000। 12,000 ऐसे लोग हैं जो कि 20 से 40 ईयर्स के बीच में है, 12,000 ऐसे लोग हैं जो कि अबव 40 ईयर्स है। ये हम लोगों ने किसका पाई चार्ट बना लिया? कर्नाटका का पाई चार्ट बना लिया, ठीक है। अभी बनाना नहीं है स्पेशली, लेकिन समझने के पर्पज से हम लोगों ने ऐसा किया है। एंड इसी तरीके से हम लोग वेस्ट बंगाल का अलग से बना सकते हैं, अदर्स का अलग से बना सकते हैं, महाराष्ट्र का अलग से बना सकते हैं। ऑल राइट, तो यही बात कही जा रही है कि एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन डेटा अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स। ऑल राइट, सो वी विल हैव सम क्वेश्चंस ऑन इट। नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम कर्नाटका इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 40। कर्नाटका में कितने लोग? 60,000 लोग, ठीक है। और एज ग्रुप ऑफ 20 to 40 पूछा जा रहा है, 20% है, 20% ऑफ 60 कितना हो जाएगा? 12,000 इज द राइट आंसर, 12,000 इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने किया होगा इसे, कितने स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम महाराष्ट्र बिलो द एज ऑफ 20। बिलो द एज ऑफ 20 मतलब 60% लोग। अभी कहां से चाहिए अपने को? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से कुल जाने वालों की संख्या 5% है, तो 5,000 हो गई, ठीक है बच्चों, 5,000 हो गई। अभी इसमें से 60% ऑफ 5,000 निकाल लो। 60% बिलो 20 ईयर्स पूछा जा रहा है, बिलो द एज ऑफ 20, तो 60% ऑफ 5,000 कितना आ गया? 3,000। ऑल राइट, नेक्स्ट, how many visitors were below 20 years of age? Below 20 years of age but were neither from Karnataka, वो कर्नाटका से नहीं थे, नॉर महाराष्ट्र से भी नहीं थे, और वेस्ट बंगाल से भी नहीं थे। मतलब इसके बारे में बात की जा रही है, अदर स्टेट से बात की जा रही है कि 20 ईयर से कम वाले अदर स्टेट के कितने थे। तो अदर स्टेट से कितने लोग हैं? 15%, मतलब 15,000। 15,000 का 60% कितना आ जाएगा बच्चों? 60/100 इंटू 15,000, ये आपका 9,000 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, द रेशियो पूछा जा रहा है ऑफ विजिटर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल बिलो 20 ईयर्स। वेस्ट बंगाल बिलो 20 ईयर्स कितने लोग हो गए? वेस्ट बंगाल से 20,000 लोग जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल से 20,000 लोग जा रहे हैं, 20 साल से कम के 60% लोग हैं, तो 20,000 का 60% 12,000 हो जाएगा। तो 12,000 वेस्ट बंगाल से ऐसे लोग जा रहे थे जो कि 20 साल से कम के थे। टू विजिटर, टू मतलब रेशियो वाली बात हुई। विजिटर फ्रॉम महाराष्ट्र above 40 years, visitor from Maharashtra above 40 years. All right,
तो अबव 40 इयर्स देखिए 20% है। महाराष्ट्र से कुल 5000 लोग जा रहे हैं, 5000 का 20% कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो ये आ गया 1000। अभी रेशियो निकालना है, 12:1 साफ दिखाई दे रहा है। आई होप सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा हो। ठीक है, काफी इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं एंड आप सब लोग इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। खाली थोड़ा सा वेरिएशन देख लेना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन विजिटर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 40 इयर्स। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना है, बिटवीन विजिटर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 40 इयर्स। 20 to 40 इयर्स में 20% लोग हैं, ठीक है। 20% वेस्ट बंगाल से कितना हो गया बच्चों? 4000, ठीक है, क्योंकि 20,000 टोटल लोग हैं यहाँ पर। और महाराष्ट्र से कितना हो गया 20% बच्चों? 1000, ठीक है। तो 4 में से 1 गया तो 3000 इज द राइट आंसर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू जो लोग आंसर दे रहे हैं। ऑल राइट, सो गुड क्वेश्चन। वी विल हैव some insights of pie chart and study the following pie chart and bar graph। अभी स्टडी बार ग्राफ के साथ मिला करके दे दिया पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट और बार ग्राफ दोनों साथ है। अभी जो भी आपको ग्राफ देगा ना, उसके नीचे उस ग्राफ के बारे में जरूर लिखा रहता है। ज्यादा अच्छा यहाँ पर तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर कलरफुल आपको दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ऐसा बनाया भी जाता है कि जिस कलर का एक्सिस वगैरह है, ये सब से भी फर्क पड़ता है। हालांकि अभी के लेवल पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, जिस कलर से एक्सिस वगैरह बनाया गया है उसी कलर से लिखना भी चाहिए, ठीक है। हालांकि अपना जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, तो वो कोई मैटर नहीं करता है वहां पर। लेकिन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक पाई चार्ट दे रखा है। पाई चार्ट क्या दे रखा है? पाई चार्ट क्या दे रखा है? कहाँ से पता चलेगा बच्चों कि पाई चार्ट क्या दे रखा है? वो पता चलेगा आपको यहाँ से, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है देखेंगे। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ए, डिस्ट्रिक्ट बी, डिस्ट्रिक्ट सी, डिस्ट्रिक्ट डी, डिस्ट्रिक्ट ई, डिस्ट्रिक्ट एफ। 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं बच्चों। अब इसमें क्या है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स की बात हो रही है, ठीक है। मतलब डिस्ट्रिक्ट ए में 14% टीचर्स हैं। मतलब अगर 100 टीचर्स हैं, परसेंट का मतलब आपको बताया गया था कि पर 100 आउट ऑफ 100, 100 में कितना? 14% मतलब 100 में कितना? 14, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ए में टोटल अगर मेरे पास 100 टीचर्स हैं तो उनमें से डिस्ट्रिक्ट ए में 14 टीचर्स हैं, उसमें से डिस्ट्रिक्ट बी में 16 टीचर्स हैं, उसमें से डिस्ट्रिक्ट सी में 28 टीचर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट डी में 15 टीचर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट डी में 21 टीचर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एफ में 6 टीचर्स, छोटा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लेकिन अभी देखिए टोटल नंबर ऑफ टीचर 100 नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टीचर 100 नहीं है। ये डाटा आपको देगा, आपको ढूंढना है, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कितने टीचर से पता नहीं, डाटा इनसफिशिएंट कभी नहीं रहता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 4500 है, ठीक है। 100 में इतना इतना डिस्ट्रीब्यूशन है तो 4500 में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। 45 से सब में मल्टीप्लाई कर देने पर काम बन जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट ए में 14 into 45, बी में 16 into 45 एंड सो ऑन। ऑल राइट, अब साथ में एक बार ग्राफ दे रखा है बच्चों। बार ग्राफ जो दे रखा है इसमें क्या कुछ कहानी कही गई है, ये सिर्फ बता रहा है नंबर ऑफ मेल आउट ऑफ 4500। इस 4500 जो कि टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हैं उनमें से मेल टीचर्स कितने हैं, ठीक है। मेल टीचर्स कितने हैं? तो डिस्ट्रिक्ट ए में बच्चों 200 मेल टीचर है, ठीक है। यहां तक आ रहा है ग्राफ तो यहाँ 200 हुआ, 200 मेल टीचर्स। डिस्ट्रिक्ट बी में यहां तक आ रहा है ग्राफ तो ये कितना आया? 400 मेल टीचर्स हैं डिस्ट्रिक्ट बी में। डिस्ट्रिक्ट बी में 400 मेल टीचर। डिस्ट्रिक्ट सी में कितने मेल टीचर्स हैं बच्चों? 600। डिस्ट्रिक्ट सी में 600 मेल टीचर्स। डिस्ट्रिक्ट डी में कितने मेल टीचर्स हैं बच्चों? 100, ठीक है। 100 मेल टीचर है, बाकी सब फीमेल टीचर्स। ऑटोमेटिकली ऐसा ही कंसिडर करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज ट्रांसजेंडर वगैरह ऐसा कुछ कंसिडर नहीं करना है, फ्लैट सोचना है, ठीक है।
डिस्ट्रिक्ट ई में 500 टीचर्स हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ई में जब तक कुछ उस तरीके से मेंशन ना करे, डिस्ट्रिक्ट एफ में 100 टीचर्स। ये डाटा आपको कंप्लीट दे रखा है। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ऑलराइट, तो बताइए बच्चों टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर्स के लिए क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे, ठीक है, इन सब को ऐड कर देंगे। तो 4 तो 6 6 12 13 5 18 19 1900 मेल टीचर है। तो फीमेल टीचर्स कितनी हो गए? 2600 हो गए। 2600 फीमेल टीचर्स है, 1900 मेल टीचर्स है। बहुत ज्यादा आपके पास समय रहेगा तो आप बहुत ज्यादा इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। एग्जाम दे दिया, घर पर आए तो फिर पाई चार्ट पर पूरा एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन अपने को जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके ही इर्द गिर्द रहना है अपने को, क्योंकि अपने को समय भी बचाना होता है वहां पर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट एफ? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट एफ, फीमेल टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट सी एंड फीमेल टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट बी टुगेदर? तीनों को ऐड कर देना। मेल टीचर इन डिस्ट्रिक्ट एफ कितना बच्चों? 100। ऑलराइट, फीमेल टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट सी में मेल टीचर 600 है बच्चों, ठीक है, 600 मेल टीचर्स हैं। और डिस्ट्रिक्ट सी में टोटल 28% टीचर्स हैं, ठीक है। तो 28% ऑफ 4500 टोटल टीचर्स है। तो इतने हो गए टोटल टीचर्स। इसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 600 को, तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट सी। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं इसे 28/100 इंटू 4500, तो ये 2020 गया। 28 इंटू 45 कितना आ गया? मल्टीप्लाई करना सिखाया है मैंने। 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 2 जा 10, 8 4 जा 32, 42 प्लस 4 46 कैरी 4, 4 2 जा 8 4 12, 1260, ठीक है। 1260 में से 600 गया तो कितना हो गया बच्चों? 660। ये क्या निकल गया अपने को? नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट सी निकल गया कितना? 660, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फीमेल टीचर इन डिस्ट्रिक्ट बी निकालते हैं। डिस्ट्रिक्ट बी में मेल टीचर्स कितने हैं बच्चों? 400, ठीक है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट बी में कितना है? 16%। तो 16% ऑफ 4500 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? 400। तो ये क्या आ गया? 16/100 इंटू 4500। तो ये 0 0 गया, इसमें से 400 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 16 इंटू 45, 16 इंटू 45, 6 5 30 कैरी 3 6 चौक 24 5 29 3 32 के 720। 720 में से 400 गया तो कितना आ गया बच्चों? 320 आ गया, ठीक है। तो 320 नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट बी है। तो अभी अपने को आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा? किनको जोड़ देना होगा? समझ में आ रहा है सब बच्चों के? वेरी गुड। इन तीनों को जोड़ दीजिए। 6 3 9 1 1080, 1080 आंसर आया। 1080 किसका किसका आया? बी आंसर आया है हर्षित मिश्रा का। 33 का बी आया है सत्यम का। वेरी गुड, सब लोग आंसर दे रहे हैं, एकदम से फोड़ने वाले हैं सब लोग। वेरी गुड, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? एनी डाउट्स? इजी क्वेश्चंस है ना? ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। Number of female teachers in district D is approximately what percent of the total number of teachers, both male and female, in district A? District A में कुल कितने टीचर्स हैं? 14%। अभी हम लोगों ने 28% का डेटा निकाला है, ठीक है। 28% पर हम लोगों ने कैलकुलेशन करा है कितना? 1260, isn't it? 1260 आ रहा है। 28% पर 1260 आ रहा है, ठीक है। तो 14% पर कितना आएगा? उसका हाफ आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ए में कितना हो जाएगा बच्चों? 630। अभी आप जब एग्जाम दे रहे होगे उस वक्त तो क्वेश्चन पेपर सामने में होगा। क्वेश्चन 1 के लिए जो आप कोशिश करोगे
वो वहीं पर लिखा होगा, इसीलिए मैं पिछले वाला डाटा का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कितना आ रहा था 630, 630 ये आ गया 630। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ए में कुल टीचर्स की संख्या, ठीक है, लिखा है ना बोथ मेल एंड फीमेल इन डिस्ट्रिक्ट ए। ऑलराइट, अभी कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट डी, डिस्ट्रिक्ट डी में 15% टीचर्स हैं कुल। ठीक है बच्चों, तो 15% मतलब कितना, 15% ऑफ 4500, तो ये कितना आ गया 15 इंटू 45 आ गया, 5 चौक 20 25 2 27 का 7 हाथ में 2 4 4 2 6 675। ठीक है, 675 कुल टीचर्स हैं डिस्ट्रिक्ट डी में। ठीक है, उसमें से फीमेल कितनी, डिस्ट्रिक्ट डी में फीमेल कितनी 100, सॉरी मेल कितने 100, मेल ये तो मेल का डेटा दे रखा था ना, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, मेल कितने 100। ठीक है, तो 675 कुल टीचर्स हैं डिस्ट्रिक्ट डी में, और डिस्ट्रिक्ट डी में कुल टीचर्स 675 है, जिसमें से मेल 100 है, तो फीमेल टीचर्स कितनी हो गई 575। ठीक है बच्चों, 575। तो कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स मतलब 575 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट ए। डिस्ट्रिक्ट ए में टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 630 है, तो अपना क्वेश्चन क्या चीज में कन्वर्ट हो गया कि 575 जो है बच्चों वो 630 का कितना परसेंट, ऐसे ही निकलता है ना, ऐसे ही निकलता है 575 630 का इतना ही परसेंट हो जाएगा। I hope the things are getting clear to all of you. So कितना आंसर आ रहा है, बी आ जाएगा। 80% है क्या, डी आ रहा है 90% है क्या, 63, 30 गया 25, 55 गया, 80% में 126 जाएगा, तो 504 बचेगा। हाँ डी ठीक है, डी के करीब आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करने पर डी के करीब आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो 90% मतलब क्या हो गया, 10% कम है, 10% कम है। 630 का 10% कम मतलब कितना हो गया, 630 का 10% मतलब 63 हो गया। 630 में से 10% घटाओ 63, तो 7 आ गया, और ये 6 आ गया, और ये 5 आ गया। हाँ तो 575 के करीब है, 567 के करीब है 575। ठीक है, तो और आसपास कोई और लग नहीं रहा है, और तो बहुत ज्यादा दूर है ना सब। ठीक है, तो इसलिए ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, आई होप द थिंग्स आर गेटिंग डन। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट, इन व्हाट डिस्ट्रिक्ट इज द नंबर ऑफ मेल टीचर्स मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स। अभी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ मेल टीचर्स नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स से अधिक हैं। ऑलराइट, तो हम लोग सब में देखेंगे नहीं, हम लोग देखेंगे यहां से, हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। ठीक है, ए बी में, बी ऑप्शन दे रखा है सबसे पहले, तो बी में है क्या ऐसा देखेंगे। ठीक है ना, तो बी का हम लोगों ने निकाला हुआ था। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने आ रहे थे, 16% कितना आ रहा था, 720 आ रहा था। ठीक है, 720 आ रहा था, तो इसमें 720 टीचर्स हो गए। ठीक है, बी में 720 कुल टीचर्स हो गए। अभी बी में क्या है कि 400 मेल टीचर्स है, तो मेल टीचर्स 400 हो गए, तो यहाँ पर फीमेल टीचर्स कितनी 320 फीमेल टीचर्स। तो कहा जा रहा है इन व्हाट डिस्ट्रिक्ट इज द नंबर ऑफ मेल टीचर्स मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स। तो ये बी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसको बी सेटिस्फाई कर रहा है, बी में नंबर ऑफ मेल टीचर्स अधिक है नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स से, तो बी हो सकता है ऑप्शन। लेकिन अभी देखो बी ओनली के अलावा बोथ बी एंड ई भी ऑप्शन में है, तो इसको मार करके इसको टिक करके आगे नहीं बढ़ जाना दूसरा क्वेश्चन में। हो सकता है कि गलत भी हो जाए, क्योंकि हो सकता है ई हो तो सी आंसर हो जाएगा ना उस वक्त। ठीक है, तो अपने को अब डी पर नहीं चेक करना है। ठीक है, अभी ई पर चेक करना है अपने को। ठीक है, ई पर चेक करना है, तो ई कितना 21% है बच्चों, तो 21/100 इंटू कितना हो जाएगा 4500 कुल टीचर्स है ना। ठीक है, तो ये कितना आ गया 945 आ गया। ठीक है, अभी देखो 21 और 45 को अगर मल्टीप्लाई करना है
21 और 45 को मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा समझ लो कि ये 21 जो है 20 प्लस 1 है, ठीक है। 45 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। 45 फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा ये 945। ऑलराइट, 945 डिस्ट्रिक्ट ई में है। डिस्ट्रिक्ट ई में 500 मेल टीचर्स हैं, 500 मेल टीचर्स हैं। तो फीमेल टीचर्स कितनी हो गई 445, फीमेल टीचर्स 445। तो यहां पर भी नंबर ऑफ मेल टीचर्स नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स से ज्यादा है, तो सी विल बी द राइट आंसर। सी हो जाएगा ना बच्चों राइट आंसर, बहुत सारे बच्चों का आ रहा होगा। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, What is the difference between the number of female teachers in district F? अभी district F की बात की जा रही है। district F and total number of teachers both male and female in district E. district E के total number of teachers, ठीक है, और number of female teachers in district F. Alright, तो अपना आंसर क्या आएगा 21/100 into 4500, ठीक है। ये आगे कुल टीचर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ई, डिफरेंस निकालना है, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट एफ। डिस्ट्रिक्ट एफ में 6% टीचर्स हैं बच्चों, डिस्ट्रिक्ट एफ में 6% टीचर है, तो 6% मतलब 6/100 इंटू 4500 हो जाएगा, ठीक है। 6/100 इंटू 4500 कुल टीचर्स हो गए, लेकिन अपने को तो नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स चाहिए ना, तो डिस्ट्रिक्ट एफ की बात कर रहे हैं अपन, तो डिस्ट्रिक्ट एफ में क्या 100 टीचर्स है ना, तो 100 मेल टीचर्स है ना, तो 100 मेल टीचर्स को यहां से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो अपना आया है ये कुल टीचर्स का संख्या आ गया है, इसमें मेल और फीमेल टीचर्स दोनों है, तो इसको ही सोल्व करके जो आंसर आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो अभी हम लोगों ने निकाला ना कि 945 होगा, माइनस ये गया 45 6 जा 6 5 जा 30, 3 6 4 जा 24, 270, ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया, मतलब 1045 में से 270 घटा दो, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों 800, 700 आ जाएगा, 775 आ रहा है क्या, 775 आ रहा है क्या, 5 7 14 का 4, हाँ ठीक है 775 आ रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेरी गुड, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Well, what is the ratio of the number of male teachers in district C to number of female teachers in district? इसी तरीके से वेरिएशन यही रहता है, ठीक है। आप समझ रहे होगे, वेरिएशन समझ रहे होगे, सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। What is the total number of male teacher in district C to number of female teacher in district B? यहाँ पर से फीमेल टीचर और यहाँ पर से मेल टीचर, तो डिस्ट्रिक्ट सी का मेल टीचर तो सीधा ही यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, बस आपको एक ही कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट स्लाइड, स्टडी द पाई चार्ट एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस 38। दो क्वेश्चंस और है बच्चों, इन क्वेश्चंस का आंसर अपने को इस पाई चार्ट को देख करके करना है। अभी क्या है ये पाई चार्ट, इसमें इंफॉर्मेशन क्या छुपा हुआ है, इसमें इंफॉर्मेशन जो छुपा हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर आर 1150 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ऑप्टेड स्पोर्ट्स एज अ हॉबी। 1150 बच्चों ने स्पोर्ट्स को अपना हॉबी चुना, ठीक है, एक स्कूल में 1150 बच्चों ने, ठीक है, यही इंफॉर्मेशन दे रखा है। अभी इस पाई चार्ट को देख करके क्या समझ में आ रहा है कि कुल जितने भी बच्चे थे उसमें से 23% ने स्पोर्ट्स को हॉबी चुना, मतलब कुल कितने बच्चे थे ये नहीं पता है अपने को, लेट अस सपोज कि कुल x बच्चे थे, ठीक है। तो 23/100 इंटू x कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो आ जाएगा 1150 आ जाएगा ना, क्योंकि 1150 ये 1150 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1150। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 1150 गुना 100/23। अब आप सोचो x क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेचुरल नंबर होगा ना, पक्की बात, नेचुरल नंबर होगा, पक्की बात। अभी ये नेचुरल नंबर अगर होगा मतलब 23 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 100 नहीं जा रहा है 23 से, तो मुझे लग रहा है कि 5 टाइम्स में गया 50 आ गया, ठीक है।
ये कितना हो गया 5000। कुल बच्चे कितने 5000। कुल बच्चे कितने 5000। ऑलराइट, स्कूल के कुल बच्चे कितने 5000। उसमें से 1150 ने स्पोर्ट्स को एज ए हॉबी चुना। बाकी का डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चंस करने हैं इस पर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बुक रीडिंग एज ए हॉबी। बुक रीडिंग का कितना परसेंट है, देखो 9% है, तो निकाल दो 9/100 इंटू कुल कितने बच्चे 5000 बच्चे 450। I hope the things are getting done. All right, very easy. Moving forward, this question has been asked. It is previous year NTSC question. लास्ट ईयर का बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर ही चल रहा है। मैं मेंशन करता नहीं हूं, लेकिन लगातार कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो कि प्रीवियस ईयर से आप बनाते रहते हो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। कुल कितने बच्चे हैं तो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया है। ठीक है, कुल कितने बच्चे पहले ही निकाल लिया हम लोगों ने। ऑल राइट, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अभी एक बारी ये पूरा का पूरा अपना जो डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है, इसमें बहुत सवाल आता है। 10 नंबर तो कहीं नहीं जा रहा है इसका, कम से कम 8 नंबर तो आएगा ही आएगा पक्की बात। ठीक है, तो आप देख सकते हो। देखिए अभी स्पोर्ट्स 23% है। ठीक है, स्पोर्ट्स 23%। ओके, तो अपने को बुक रीडिंग के बारे में पूछा गया था। ठीक है, बुक रीडिंग के बारे में पूछा गया था। तो क्या है कि स्पोर्ट और बुक रीडिंग का रेशियो कैसा है, ऐसा। ठीक है, मैं एक और तरीके से क्वेश्चन बना रहा हूं। एक फ्लैट तरीका मैंने बताया, चलो इसी क्वेश्चन को देखो। एक ये फ्लैट तरीका मैंने बताया, ये एकदम फ्लैट तरीका हो गया। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है इस तरीके से। ऑलराइट, लेकिन एक मेंटोस तरीका। मेंटोस तरीका क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बुक्स रीडिंग एज हॉबी। बुक रीडिंग 9% आ रहा है, तो ये रेशियो जो है ना बच्चों, रेशियो जो है ना फिक्स रहेगा। ठीक है, 23% में कितने बच्चे आ रहे हैं 1150। ठीक है, 23% में 1150 आ रहे हैं, और तो 9% में x आएगा मान लो। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों 2350 जा लो, x बराबर सीधा आ गया 450। बात समझ में, रेशियो फिक्स रहेगा, रेशियो फिक्स रहेगा। बात समझ में आई होगी आप सब बच्चों, रेशियो विल बी फिक्स। ऑलराइट, एक फ्लैट तरीका से मैंने आपको पहले बताया। दूसरा तरीका, कोई जरूरत नहीं मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालूं। मान लो अगर ये क्वेश्चन नहीं रहता तब तो मेरा एफर्ट और टाइम जाता बर्बाद। ठीक है, अभी है तब तो 5000 आ गया, जरूरत पड़ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बात समझ में आई। इसके लिए भी जरूरी नहीं है कि मैं उस फ्लैट वाले तरीके से करूं। 23 अभी क्या है, 23 में कितने बच्चे हैं 1150। रेशियो फिक्स रहेगा। अपने को क्या निकालना है, टोटल। टोटल मतलब 100%। 23/100 इज इक्वल टू कितना बाई x। ठीक है बच्चों, एकदम रेशियो से निकाल ले जाओ, एकदम चुटकी बजाते हुए बनेगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, ये कितना आ गया 50, x बराबर 5000। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर। ये इक्वेशन बनाना बहुत सरल बात है। अपने को क्या है कि रेशियो से खेलना है। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। हम लोगों ने काफी कुछ सीखा, एंड वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, एंड obviously topics of maths and very interesting and useful also. So that is it for today. Thank you very much guys. Welcome students. Welcome to the integrated learning platform of Edurise India. Previous session में students हमने बराबर आपको बताया है कि सोशल साइंसेस का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे सोशल साइंसेस आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस की ओर ले जाएगा। यानी अभी तो आप NTSC के एस्पिरेंट हैं, आगे आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के से सिविल सर्विसेज कभी देते हैं तो फिर वहाँ सोशल साइंसेस का ज्ञान और समझ आपको सक्सेस में एड ऑन करेगा, सक्सेस को में एक बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होगा। तो वेल स्टूडेंट्स, हमने कहा था पहले भी सेशंस में
कि हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस के जरिए उसको एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, एक क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए कई इंफॉर्मेशन को समझेंगे और इस तरीके से हम लोग सीखते चलेंगे। तो आज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन आयर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या है। नाइस। वेल स्टूडेंट, हमने कहा कि आज के लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं और उस क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं, उस क्वेश्चन से जुड़े हुए तथ्यों को समझते हैं, डेटा को समझते हैं और सीखते जाते हैं। ऐसे इस तरीके से सीखते आप न केवल एनटीएससी क्लास में होंगे, आगे भी यही प्रवृत्ति, यही एटीट्यूड, यही माइंडसेट, यही टेम्परामेंट रखते हुए आपकी लर्निंग बढ़ती रहनी चाहिए। तो वेल स्टूडेंट, अभी देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। The eligible age to be appointed as the president of India is, eligible का मतलब eligibility, उसको क्या कहते हैं, अहर्ता कहते हैं हिंदी में। एलिजिबिलिटी कहते हैं इस चीज के लिए, जैसे कोई ग्रेजुएट होने के बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो सकता है, आप 10th में पढ़ रहे हैं, आप एनटीएससी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो ये एलिजिबिलिटी कहते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि एलिजिबल एज टू बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, कई ऑप्शंस दिए हुए हैं, 25 साल, 30 साल, 21 साल, 35 इयर्स। अब आप रीजनिंग करें, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, वो टॉप, दैट इज द टॉप पोजीशन। तो उस पोजीशन पे कैसा पर्सन होना चाहिए, लर्नेड, मैच्योर होना चाहिए। जब एज होगा तो उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा, इसलिए ऐसे नियम बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नियम बनाए गए कि जो प्रेसिडेंट हो उन्हें कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, तो 35 इयर्स एज अटेन करना चाहिए। वेल स्टूडेंट्स, तो जैसा हमने बताया कि एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक विजडम होना चाहिए। तो एज एक ऐसा फैक्टर है जो इन चीजों में भी कंट्रीब्यूट करता है, पर्सन को वाइज बनाता है, एक्सपीरियंस्ड बनाता है। तो प्रेसिडेंट इज एट द टॉप ऑफ द सिस्टम, तो उनके लिए एक्सपीरियंस, विजडम इंपॉर्टेंट है। तो कितना उम्र होना चाहिए, 21 वर्ष इज टू यंग, 25 years is also very young, 30 years, well that is somewhere in mid, but 35 years is the most suitable. तो मैंने जो बताया आपको कि 35 ईयर है, सही है, तो इसके पीछे क्या आप समझे, इसलिए 35 है। अगर याद ना होता आपको तो आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट है तो मोस्ट मैच्योर हो, बहुत मैच्योर होना चाहिए, बहुत वाइज होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, तो 35 सही बैठता है और ऐसे 35 है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। Well students, let us see question number 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे ऐसे भी ओथ लिए जाते हैं। क्यों ओथ लिए जाते हैं, ओथ के जरिए उन्हें ये प्लेज करना होता है, ये ओथ टेकिंग में कमिट करना होता है कि जो जिस चीज के लिए वो उस पोजीशन पे आ रहे हैं उसके वैल्यूज को, एथिक्स को, सिस्टम को वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये जो प्लेज है, ये जो ओथ है, प्रेसिडेंट के लिए ओथ होता है। तो अब उस ओथ को कौन दिलवाएंगे, शपथ ग्रहण कौन कराएंगे, शपथ कौन दिलवाएंगे। तो देखिए कितने नाम आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, दूसरा आता है लोकसभा स्पीकर, तीसरा आता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चौथे आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वेल स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इस क्वेश्चन को आप एनालाइज करके देखें, इसकी विवेचना करें, आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा सरलता से। शुरू में ही हमने कहा है कि सोशल साइंसेस में काफी कनेक्टिविटी है, तथ्यों में कनेक्टिविटी है, तथ्यों में रैशनल होता है, लॉजिक होता है। तो आप लॉजिक और रैशनल के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए कि जब ओथ प्रेसिडेंट के होंगे तो क्या वाइस प्रेसिडेंट देंगे, कराएंगे? नहीं। लोकसभा के स्पीकर कराएंगे? नहीं। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कराएंगे? नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट जुडिशियरी के भी हेड होते हैं, तो उनको ओथ कौन एडमिनिस्टर कराएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट डी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. Who among the following is 13th president of India?
फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसी लड़ी में ये क्वेश्चन है कि 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे। अब आप पहले इसमें जीरो डाउन कीजिए कि क्या सोनिया गांधी कभी प्रेसिडेंट रही हैं? शी हैज नेवर बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रूल आउट, एलिमिनेट हो गया। श्री मनमोहन सिंह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे? नो। इंडिया के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ये भी रूल आउट हो गया। अब आप दो नामों पर आए, पहला नाम आता है प्रतिभा पाटिल, ये रही हैं, और दूसरा प्रणब मुखर्जी। तो करेक्ट आंसर है बच्चों डी, यानी 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी। अब आगे देखते हैं। वेल स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर होना चाहिए। जब मेंबर्स है तो इज नहीं होगा, सिंगुलर प्लूरल की बात होती है। हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंटली इन राज्यसभा, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। आर इन प्रेजेंटली इन राज्यसभा। स्टूडेंट्स अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ये नहीं होगा। ये भी बड़ा नंबर है, ये नहीं होगा। इतना राज्यसभा में नहीं होगा। अब ये दोनों में से अगर आपको देखना है, 2 को आप याद रखें। करेक्ट आंसर है बच्चों 245। ये एक डेटा है, you must know and must remember. So right answer of how many members are presently in Rajya Sabha is 245. The correct answer is D. बच्चों अब आगे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। The term of Rajya Sabha member was fixed by term. टर्म का मतलब कार्यकाल, कितने दिन मेंबर रहेंगे, इसको टर्म कहते हैं। तो अब हम टर्म को स्पष्टता से समझ गए। देखें कि राज्यसभा मेंबर का कार्यकाल टर्म कितने दिनों का होता है। द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर वाज फिक्स्ड बाय, किसने फिक्स किया? पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट, दूसरा पार्लियामेंट, तीसरा कैबिनेट, चौथा कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है ना बच्चों। तो प्रेसिडेंट तो नहीं फिक्स करेंगे, पार्लियामेंट भी फिक्स नहीं करेगी, कैबिनेट क्या करेंगे? कैबिनेट तो एग्जीक्यूटिव एक्शंस के लिए है। तो क्या करेक्ट आंसर आता है बच्चों? अगर आपने विवेचना किया इस क्वेश्चन का, किस आंसर तक आप सरलता से पहुंच रहे हैं तथ्यों के आलोक में, तो वो आता है डी, कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन एक कहानी कहता है। टर्म राज्यसभा का मेंबर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है ना, संवैधानिक व्यवस्था है। तो संवैधानिक व्यवस्था की को प्रेसिडेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पार्लियामेंट उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, कैबिनेट उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। बनाने की बात जहां तक होगी तो ये सभी संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत हैं। इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी, कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्पीकर ऑफ लोकसभा सेंड्स हिज रेजिग्नेशन टू। लोकसभा स्पीकर अगर त्याग पत्र दें, इस्तीफा दें, तो किनको भेजेंगे वो? ये सवाल है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिप्टी स्पीकर, पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट। अब बच्चों जब आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे इस लोकसभा स्पीकर जो हैं वो रूलिंग्स को, कस्टोडियन ऑफ लोकसभा एक्टिविटी है, कस्टोडियन है वो। तो इनकेस अगर उन्हें रिजिग्नेशन देना हो तो दूसरे कस्टोडियन को दे सकते हैं। लोकसभा की एक्टिविटीज के लिए जो दूसरे कस्टोडियन हैं उनको दे सकते हैं। तो वैसा कौन कस्टोडियन हो सकता है? तो वो हो सकते हैं डिप्टी स्पीकर। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा 6 का डिप्टी स्पीकर, क्योंकि स्पीकर जैसे कस्टोडियन है उसी तरीके से डिप्टी स्पीकर भी कस्टोडियन है। इन्हें रिजिग्नेशन, इस्तीफा देना है तो इन्हें डिप्टी स्पीकर को देना होगा। चलें अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन कहता है कि हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है ना, आप जानते हैं लोकसभा है, राज्यसभा है ना पार्लियामेंट के अंदर। दोनों की अगर जॉइंट मीटिंग आहूत की जाएगी तो उसको कौन प्रिजाइड करेंगे? हु विल प्रिजाइड? तो इसका आंसर आता है प्राइम मिनिस्टर प्रिजाइड करेंगे? नो। वाइस प्रेसिडेंट करेंगे? नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी, लोकसभा स्पीकर जॉइंट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट को प्रिजाइड करेंगे।
प्रिजाइड करने का मतलब अध्यक्षता करना, प्रिजाइड करने का प्रिजाइड से ही प्रेसिडेंट वर्ड बना है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होते हैं। मतदान जो होता है, मतदान करने जब वोट देने लोग जाते हैं तो जिस बूथ पर जाते हैं उसके क्या होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। प्रिजाइडिंग का मतलब उस बूथ की जहां वोटिंग हो रही है उसकी अध्यक्षता करने वाला कौन हुआ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उसी तरीके से मीटिंग की, ज्वाइंट मीटिंग की, संयुक्त लोकसभा राज्यसभा दोनों की मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले कौन होंगे, तो लोकसभा स्पीकर होंगे। तो बच्चों सी करेक्ट आंसर। अब देखें डी, नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा इज, राज्यसभा में कितने को मनोनीत किया जाता है। एक तो होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन हो या अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, और एक होते हैं नॉमिनेट यानी मनोनयन। तो कौन मनोनीत करते हैं, देखिए कितने मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट, कितने मेंबर्स को राज्यसभा के प्रेसिडेंट मनोनीत करते हैं, यानी उनका चुनाव नहीं होता है, उनका मनोनयन होता है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन एंड नॉमिनेशन। इलेक्शन का मतलब वो एक प्रोसेस के जरिए हुआ, मतदान हुआ, उसमें जो जिनको ज्यादा मत मिला वो इलेक्ट हो गए। नॉमिनेशन में नॉमिनेट करने वाली अथॉरिटी मनोनयन कर लेती है, चुन लेती है, उसको नॉमिनेशन कहते हैं। तो कितने हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा डी 12, इतने नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं, which among the following is the apex court of India। बच्चों आप सभी जानते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला अदालत होती है, होता है ना, जिला कचहरी, जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। अधिकतर स्टेट्स में, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, और उसके ऊपर आप जाएं तो पूरे कंट्री के लिए जो एक कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अभी देखिए बच्चों, एपेक्स का मतलब, एपेक्स ऊपर टॉप पे, आप जान रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, जिला में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, स्टेट में क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट होगा, और पूरे कंट्री में अगर सभी कोर्ट्स को देखा जाए तो एपेक्स कोर्ट कौन होगा, तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी नहीं, तो एपेक्स कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट आंसर होगा बी। आपने समझा ना क्यों होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होगा, जिला का एपेक्स कोर्ट होगा, जिला का सबसे, जिला का कोर्ट हुआ, पूरे स्टेट का क्या हो गया, हाई कोर्ट हो गया। उसी तरीके से कंट्री के लिए क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो एपेक्स जुडिशियरी बॉडी कौन हो गई, सुप्रीम कोर्ट। तो करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए बच्चों, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर होना चाहिए। जजेस जब होगा तो इज नहीं होगा, आर होगा। एक जज अपॉइंट होंगे तो इज होगा, जजेस होंगे तो आर होगा। तो इसको आप कैसे पढ़ें, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, ओके। अब देखिए आर अपॉइंटेड में क्या होगा, द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड किसी को अपॉइंट करते हैं, जो अवकाश प्राप्त हो गए, अवकाश का मतलब अब कार्यरत नहीं है, जो अवकाश में चले गए वो क्या कोई कार्य करने वाले व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे, यानी नहीं, गलत। तो ऑप्शन क्या है, ए द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गलत हो गया, नहीं ऐसा होगा। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मनोनीत रिटायर्ड चीफ जस्टिस नहीं करेंगे। दूसरा, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर जुडिशियरी नहीं है, तो ये भी रूल आउट हो गए, ये भी नहीं होंगे। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी जुडिशियरी नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट भी रूल आउट हो गए। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आप सभी जानते हैं बच्चों, तीनों सेना के अंग के प्रधान होते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। उसी तरीके से जैसे वो तीनों सैन्य विंग अंग है ना, उसके प्रधान होते हैं, उसी तरीके से वो जुडिशियरी के भी प्रधान होते हैं। इसलिए आप सभी को पता होगा बच्चों कि अगर कहीं फांसी की सजा तय कर दी गई, सारे कोर्ट ने तय कर दिया कि अब अभियुक्त को जिसको सजा सुनाई गई है उसको फांसी दी जानी है, तो कौन
उसको क्षमादान दे सकता है? प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट उस हैसियत में सर्वोच्च न्यायाधीश के तौर पर है, न्यायिक व्यवस्था का भी हेड है। इसलिए ये जो सवाल आता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किनके द्वारा अपॉइंट होंगे, आपने 3 को हटा दिया बच्चों, रिटायर्ड तो हट ही जाएंगे। लोकसभा स्पीकर भी इसमें प्रासंगिक नहीं है, सेट नहीं कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी हम लोगों की जो जुडिशरी को लेकर समझ है, जो आप समझ रहे हैं, उसमें ये वाइस प्रेसिडेंट भी सेट नहीं कर रहे हैं। तो आप जानते हैं प्रेसिडेंट सेना के तीनों अंगों के और जुडिशरी के प्रधान होते हैं, तो नेचुरली वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे। तो करेक्ट आंसर है डी बच्चों। ये क्वेश्चन एक सिंपल सवाल था, इससे आपने कई तथ्यों को सीखा। आपने रिटायर्ड चीफ जस्टिस को भी समझा, लोकसभा स्पीकर के डोमेन को भी समझा, वाइस प्रेसिडेंट के भी रोल को समझा, और इन तीनों को रूल आउट करके आप कहां किस आंसर पर पहुंचे? प्रेसिडेंट। क्यों पहुंचे? क्योंकि आप इस बात को जानते हैं बच्चों कि प्रेसिडेंट जुडिशियरी के, क्योंकि उनके हेड के तौर पे, क्योंकि उनके पास क्षमादान, सजा याफ्ता, फांसी के जो सजा याफ्ता है उसको भी माफ करने की अथॉरिटी है, का पावर है। इसका मतलब हाईएस्ट जुडिशियल पावर हो गया। तो चूंकि हाईएस्ट जुडिशियल पावर है तो जजेस का अपॉइंटमेंट नेचुरली प्रेसिडेंट करेंगे। ये आंसर सटीक बैठता है। तो इसी तरीके से बच्चों सोशल साइंसेस को आप जोड़ जोड़ के समझते जाएंगे, एक तथ्य को दूसरे तथ्य से जोड़ के समझेंगे, और जब आप ऐसे समझेंगे, तर्कों पर समझेंगे, रैशनल पर समझेंगे, जोड़कर समझेंगे, विवेचना करके समझेंगे, तो अगर आंसर आपको रटा भी ना है तो आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। जैसे आप इसके जवाब पर पहुंच गए प्रेसिडेंट पर, मान ले आपको नहीं मालूम था तो आप इसको एनालाइज करते, नहीं सेट बैठ रहा, लोकसभा स्पीकर नहीं सेट बैठ रहे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं सेट बैठ रहे, तो सेट कौन बैठ रहे आंसर के तौर पे? प्रेसिडेंट। सो डी करेक्ट। तो इसी तरीके से बच्चों आगे समझना, पढ़ते जाना है सोशल साइंसेस को। अगर आपकी एम हाई है, एनटीएससी में अच्छा करना है और एनटीएससी के बाद भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक मुकाम हासिल करना है, तो सोशल साइंसेस को गहराई से समझें, उसके तथ्यों को समझें, उसको जोड़ना सीखें, आंसर तक पहुंचने की क्या एक टैलेंट विकसित करें। इस तरीके से आप करेक्ट आंसर देते चलेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ, बच्चों कितने ऑप्शंस हैं? 62, 65, 60, 64। ये 4 ऑप्शन है बच्चों। देखिए इसमें करेक्ट आंसर होगा 65। बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए एक बात यहां पर मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो सीनियर प्रोफेसर हैं या फिर डॉक्टर्स हैं सीनियर, वो सभी 65 में रिटायर करते हैं। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वो 65 में रिटायर करें। अब ये जजेस के बारे में 65 में रिटायर किए प्रावधान है। क्यों है? क्योंकि 65 तक वो विजडम उनका मैच्योर है, वो डिसीजंस ले सकते हैं, वो निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जैसे एक डॉक्टर 65 में भी रिटायर करते हैं तो उनको सर्जरी की, मेडिसिन की गहरी समझ होती है, रिच तजुर्बा होता है, इसलिए उनकी सेवा निवृत्ति की आयु जो है बढ़ा कर रखी गई बिहार में भी। तो ये क्या हो गया? 65 है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी वही विजडम, जजेस के ऊपर, जजेस को एक मैच्योरिटी, एक डीप अंडरस्टैंडिंग, लॉ मैटर्स की गहरी जानकारी, सोसाइटी की गहरी जानकारी, और किसी भी निर्णय के दूरगामी प्रभावों को, उसके जो निर्णय वो लेंगे उसके दूरगामी प्रभावों को आकलन करने की क्षमता, ये सब उनमें होना चाहिए और है भी। इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो है, उनको कितने समय एज तक वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर है बच्चों 65। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ, देखिए इसमें थोड़ा सा एरर जैसा भी है,
देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये आंसर कुछ डिफरेंट होना चाहिए था। ये आप बात समझें, पार्लियामेंट में लोकसभा आती है, ठीक है, पार्लियामेंट में राज्यसभा भी आती है और पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी आते हैं। तो जब आप पार्लियामेंट की बात करेंगे तो ये प्रेसिडेंट, मतलब ऐसे हम घुमाएं, ये ऐसे कर देते हैं समझने के लिए आप लोगों को, ये सभी हो गए पार्लियामेंट। जैसे राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, ये तीनों का समायोजन करने के बाद एक कहा जाता है पार्लियामेंट। इस बात को आप सभी याद रखेंगे बच्चों, ये बहुत सरल है, इस बात को आप समझेंगे जब कभी पार्लियामेंट की बात चलेगी। पार्लियामेंट टेक्निकली जो है वो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, मोस्टली नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड तो आपको पता ही चल गया कितने नॉमिनेटेड हैं, 12 नॉमिनेटेड हैं, तो मोस्टली तो नहीं नॉमिनेटेड हुए ना। 245 स्ट्रेंथ है राज्यसभा का, 245 स्ट्रेंथ है, उसमें तो नॉमिनेटेड कितने हुए, मनोनीत कितने हुए, 12 हुए, तो इसलिए मोस्टली नॉमिनेटेड तो गलत हो गया ना, ये तो रूल आउट हो गया। फिर क्या है, इलेक्टेड डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली, ये भी गलत है। तीसरा क्या, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों इलेक्टेड इनडायरेक्टली, राज्यसभा के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा के जो चेयरमैन जो होते हैं ना वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और एक डिप्टी चेयरमैन होते हैं। तो अब कितने आंसर आ रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज आ रहा है नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन, फिर आ रहा है इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, फिर क्या आ रहा है, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, फिर आ रहा है इलेक्टेड बाय द राज्यसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। यानी राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करती है, और कैसे इलेक्ट करती है, अपने मेंबर्स, अपने सदस्यों में से करती है। यानी कोई लोकसभा का मेंबर है तो वो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन नहीं हो सकता। अगर कोई लोकसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों में से ही डिप्टी चेयरमैन को चुना जाना है। इसलिए करेक्ट आंसर है बच्चों इलेक्टेड बाय द राज्यसभा फ्रॉम अमंगस्ट मेंबर्स। अब देखिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा रेस्पेक्टिवली। देखिए बच्चों ये आंसर समझना है, कितने मेंबर्स, अब हम लोगों ने देखा था ना कि नॉमिनेशन में और इलेक्शन में क्या फर्क है, आपने समझ लिया, मनोनयन में और निर्वाचन में फर्क को आप समझ गए। तो अब आ रहा है सवाल कि कितने मेंबर लोकसभा में और राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो अभी आंसर को देखें, क्या आंसर आ रहा है 2 and 10, फिर आ रहा है 12 and 2, फिर आ रहा है 2 and 12, और तीसरा आ रहा, चौथा आ रहा है नन ऑफ द अबव। तो बच्चों करेक्ट आंसर सी, 2 मेंबर लोकसभा में मनोनीत होंगे और राज्यसभा में 12 मेंबर मनोनीत होंगे। तो ये करेक्ट आंसर है। आप केवल इतना ही याद रखिएगा, पहला 2 रहेगा और राज्यसभा में क्या हो जाएंगे, उस 2 के आगे 1 लग जाएगा। एक ट्रिक है याद रखने का, 2 और उधर भी 2, यानी लोकसभा में 2, राज्यसभा में जो 2 होंगे उसके आगे 1 लगा देना, यानी 2 और 12। इस ट्रिक से आप याद रखें, आपको याद करना भी आसानी होगी और क्विक आंसर आप दे पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों 15 का, members nominated in Lok Sabha are 2 and nominated in Rajya Sabha are 12. So correct answer is C. अब देखिए बच्चों, joint meeting of Lok Sabha and Rajya Sabha presided over by Deputy Speaker of Lok Sabha, नहीं, President no, Vice President no, करेक्ट आंसर होगा बच्चों स्पीकर ऑफ द लोकसभा ज्वाइंट मीटिंग को प्रेजाइड करते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट is caused to be laid before both houses of parliament by, पहला आता है प्रेसिडेंट, दूसरा आता है स्पीकर, तीसरा वाइस प्रेसिडेंट और चौथा फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए बच्चों, आप देखिए जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, लॉ इनेक्ट हो जाता है, तो जो एक्ट को पास हो जाता है वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से होता है। तो इसका द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉज्ड टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट। मिस्टेक हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर से, तो आप याद रखिएगा फाइनेंस मिनिस्टर, आप बजट जब कभी पेश होगा आप उसको सुनेंगे, देखेंगे। मैं कहूंगा आप जब बजट का लाइव टेलीकास्ट होता है उसको जरूर देखें। फाइनेंस मिनिस्टर उस बजट को पेश करते हैं, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉज्ड टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय whom? बाय प्रेसिडेंट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। वेल बच्चों, विच हाउस इज बेटर प्लेस्ड? जब हम बेटर प्लेस्ड कहते हैं यानी अच्छी हालत में, मजबूती की हालत में। बेटर प्लेस्ड का मतलब क्या होगा? अच्छी हालत में। प्लेस का मतलब प्लेस्ड, बेटर का मतलब अच्छी हालत में प्लेस्ड या मजबूती की हालत में। तो क्वेश्चन कहता है विच हाउस इज बेटर प्लेस्ड विथ रिगार्ड टू कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव पे किसका कंट्रोल ज्यादा होगा? लोकसभा, राज्यसभा, बोथ आर इक्वली प्लेस्ड, इट डिपेंड्स फ्रॉम विच हाउस द प्राइम मिनिस्टर कम्स। बच्चों ऐसे देखिए तो ये एब्सोल्यूट आंसर किसी चीज का देना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन आप पाएंगे कि चूंकि बेटर प्लेसमेंट की बात है तो बेटर प्लेस्ड कौन होगा? लोकसभा होगा। डायरेक्ट निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा का चुनाव होता है, आप बच्चों ने देखा होगा पिछले साल चुनाव हुआ था, आपके माता पिता चुनाव देने गए होंगे, इलेक्शन में वोट देने गए होंगे। घर के जितने बड़े होंगे, जिनको जो मताधिकार की उम्र में आ गए, वो वोट देने गए होंगे। आप तो नहीं जा सकते कि आप अवयस्क हैं, तो चूंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं तो लोकसभा के मेंबर होते हैं, इसलिए कौन बेटर प्लेस्ड होगा इस चारों ऑप्शंस में? तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए, बेटर प्लेस्ड होंगे लोकसभा। A bill which certifies as money bill can be introduced in, देखिए एक कहते हैं ना वित्त विधेयक, धन विधेयक जो है बिल, a bill which certifies as money bill can be introduced in, कहां इंट्रोड्यूस हो सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, बोथ इन लोकसभा राज्यसभा, नन ऑफ द अबव। बच्चों याद रखिएगा जब मनी बिल होता है वो केवल मनी बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा ओनली। क्यों होता है इसकी भी सरल व्याख्या है, आप सरलता से समझ सकते हैं। डायरेक्ट निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उनका अधिकार, चूंकि पब्लिक, ये सारा पब्लिक डेमोक्रेसी में जो कुछ भी है वो पब्लिक ओन करती है, कलेक्टिवली उसको ओन करती है, और वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं। तो अगर कोई मनी बिल है, कोई बिल है जो मनी बिल है, तो कहां होगा? लोकसभा में होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस को। नेम द अपर हाउस ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देखिए अब ये ग्रेट ब्रिटेन की आती, आपको पता ही होगा ग्रेट ब्रिटेन की बात क्यों प्रासंगिक है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया में जो डेवलपमेंट, जो मॉडल है, वो बहुत कुछ ग्रेट ब्रिटेन से भी मिलता जुलता है। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इस प्रकार का गुलदस्ता है जहां भिन्न देशों के अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी परंपराओं को, अच्छी बातों को के फूल चुनकर यहाँ के गुलदस्ते में सजाया गया है। वो गुलदस्ता कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। अगर आप भारतीय संविधान को एक गुलदस्ते के तौर पे लें, एक बुके के जैसा समझें, एक फूलों का गुलदस्ता समझें, तो इसमें फूल कौन कौन होंगे? भिन्न देशों के चुने हुए टेस्टेड जो प्रावधान रहे हैं उनको इसमें
शामिल किया गया है। जैसे पिछले सेशन में मैंने बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जैसे शराबबंदी हो, ये क्या था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था। और भी बहुत सी बातें हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी जब निर्णय लिए जाएं तो उसको दिशा देने वाले जो हैं प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत हैं, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये मूल रूप से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लिया गया है बच्चों? मैंने बताया था आयरलैंड, तो आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया गया है। तो अब सवाल ये आता है कि अब आप देखें, यानी हमारा संविधान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें कई जगह के फूल चुन के रखे गए हैं। तो यहाँ पे ये प्रासंगिक हो जाता है कि हम, चूंकि ब्रिटेन का शासन यहाँ लंबे समय तक था, 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता मिली, उसके पूर्व ब्रिटेन ही रूलर थे, ब्रिटिश रूलर्स थे, इसलिए यहाँ पे ब्रिटेन की बात करना सटीक और प्रासंगिक है। तो अब देखें, अपर हाउस ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहते हैं? अपर हाउस। जैसे यहाँ राज्यसभा है ना बच्चों, इंडिया में अपर हाउस बोलेंगे राज्यसभा और लोअर हाउस बोलेंगे लोकसभा। उसी तरीके से ब्रिटेन में अपर हाउस किसको बोलेंगे? ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स। दो होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स करेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होता है बच्चों डी। अब आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब इसको देखें कि इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है, इसमें कौन पार्ट नहीं लेता है। अब आप एनालाइज करके भी पकड़ लेंगे। पहला है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, elected members of both houses of parliament, elected members of legislative assembly, both B and C। देखिए बच्चों, अब जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट को पावर है ना नॉमिनेशन करने का। जो नॉमिनेटेड होंगे, अगर कोई किसी को मनोनयन करे तो उसको स्वतः ही वो वोट देगा, उसके पक्ष में खड़ा होगा। तो ये एक नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में होगा ना, इसलिए प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन पार्ट नहीं लेते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट टेक पार्ट? तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए, नॉमिनेटेड, मनोनीत सदस्य। लोकसभा राज्यसभा के जो मनोनीत हैं, मनोनयन ही प्रेसिडेंट करते हैं, इसलिए जो मनोनीत सदस्य हैं वो डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप याद रखेंगे, मनोनीत हैं और मनोनयन कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कर रहे हैं, इसलिए उनको इलेक्ट करने का, वो इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दे डू नॉट टेक पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, नो। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, नो। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, नो। तो करेक्ट आंसर कौन होगा बच्चों? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो करेक्ट आंसर होगा डी। अब जब कभी प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करें तो कौन देंगे? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज। वेल, अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। Which among the following is not the qualification to be elected as president of India? Not the qualification, यानी ये शर्त अहर्ता नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है। अब हम लोग देखें, ये 4 ऑप्शंस हैं। कंप्लीटेड द एज ऑफ 35, आपने देखा पहले ही क्वेश्चन में था, प्रेसिडेंट के लिए 35 साल उम्र होना आवश्यक है कम से कम। तो ये तो सही है ना, यानी ये क्या है, क्वालिफिकेशन जरूरी है कि 35 साल का उम्र होना चाहिए। तो ये नहीं होगा। अब दूसरा देखें, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी ये उनका राज्यसभा का मेंबर होने के लिए आवश्यक अहर्ताएं आवश्यक नहीं है, यानी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा जरूरी नहीं है। बाकी 3 सटीक बैठता है। मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया,
इंडिया का तो सिटीजन ही नहीं होंगे तो फिर प्रेसिडेंट कैसे होंगे? नागरिक होना है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर स्वतंत्र भारत में यहाँ के नागरिक ही हो सकते हैं, तो ये करेक्ट होगा। तो ये 23 का राइट आंसर होगा, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी ये क्वालिफिकेशन नहीं है। अब देखें बच्चों, मैच द फॉलोइंग, बहुत ही सिंपल है, इसको तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। देखिए बहुत आसान है, ए और लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, जब प्रेसिडेंट होगा तो उसके साथ क्या जोड़िएगा? वाइस प्रेसिडेंट को जोड़िएगा। लोकसभा स्पीकर होंगे, लोकसभा स्पीकर होंगे तो स्पीकर के साथ क्या जोड़िएगा? डिप्टी स्पीकर को जोड़िएगा। वाइस प्रेसिडेंट होंगे तो फिर इसके साथ क्या जोड़िएगा? प्रेसिडेंट को जोड़िएगा। डिप्टी स्पीकर होंगे हैं तो इसके साथ क्या जोड़िएगा? सी को जोड़िएगा। ऐसे चलेगा कि नहीं? प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट कैसे कनेक्ट होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट से कनेक्ट होते हैं। लोकसभा स्पीकर किससे होते हैं कनेक्ट? डिप्टी स्पीकर से होते हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट किससे कनेक्ट होते हैं? प्रेसिडेंट से कनेक्ट होते हैं। और डिप्टी स्पीकर किससे कनेक्ट होते हैं? लोकसभा स्पीकर से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसा हो गया ना, ये तो बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल है। तो बच्चों आज आपने इस क्वेश्चन के जरिए अपनी समझ विकसित की, तो इसको आप अप्लाई करें। जब कभी सोशल साइंसेस के क्वेश्चन आए, आपके स्कूल में हो, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का हो या फिर आने वाले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का हो, तो आप तथ्यों को की विवेचना कीजिए, आप अपना लॉजिक लगाइए, रैशनल लगाइए और जोड़ करके आप आंसर तक जब आप पहुंचने लगेंगे तो ये एक ऐसा विषय है जिसको आप इंजॉय भी करेंगे और आप आसानी से समझेंगे भी और सही मुकाम भी हासिल कर सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, स्टे विथ एडुराइज इंडिया, stay happy and blessed. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.